7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन। पहले दिन राजधानी के लिए रवाना हुए 150 यात्री। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में किया उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासनिक भवन का भी किया लोकार्पण। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे महाकुंभ का शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। आंदोलनकारी समय बढ़ाने का कर रहे हैं विरोध। और पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। छात्र संघ चुनाव माहौल गरमाने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों ने भी कॉलेज में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में एबीवीपी ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। स्मार्ट क्लास से लेकर हाई टेक संसाधनों से कॉलेज को लैस करने की बात कही जा रही है। एबीवीपी की ओर से आज बाकायदा पत्रकार वार्ता कर अपना संकल्प पत्र सामने रखा गया। फिलहाल एबीवीपी की ओर से जितनी बातें संकल्प पत्र में सामने रखी गई हैं, सभी बातें पिछले कई सालों से छात्रों की मांग रही हैं, परंतु ये मांगें अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई हैं। बहरहाल प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो भी मैनिफेस्टो रखा गया है अभी यहाँ पर आप सभी के बीच, उसमें हम सभी में हमारे मैं जीत कर आता हूँ और हमारे एबीवीपी जीत कर आती है, तो हम उसमें पूरे से पूरा 100% उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, समस्या क्या है, दिक्कतें क्या है कॉलेज में जिसको पूरा हो? कौन सी बातें रखी है? हाँ, नई एनईपी की जो बुक्स हैं वो दोनों माध्यम, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों से आ जाए। और मूलभूत समस्याएं हैं बिजली, पानी और फर्नीचर को लेकर के, और गर्ल्स कॉमन रूम और ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं महाविद्यालय में जिनकी आपूर्ति अभी है हमारे महाविद्यालय में, उनको पूरा करने की हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर बात करें कॉलेज की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में 365 दिन काम करता है और हर एक छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करता है। इसलिए ठीक है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया है। लक्सर शुगर मिल पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने स्थलीय निरीक्षण कर मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बार किसानों को अपने गन्ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 11 नवंबर से प्रदेश की सभी मिलों का पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। साथ ही किसानों की मांग पर गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर भी सरकार किसानों के हितों में भी फैसला लेगी। किसानों को प्रदेश से सरकार नाराज नहीं होने देगी। देखिए, गन्ना पेराई सत्र का मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने लगातार 7 समीक्षाएं बैठकें कर चुकी हैं। सारी मिलों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सहकारी हो, चाहे वो सरकारी हो, लगातार रिपेयर के काम चल रहे हैं। कोशिश यही है कि जिस तरीके से पिछला पेराई सत्र अच्छा बीता है किसान भाइयों के लिए, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुए, कोई चीनी मिलों में हमारी खराबियां नहीं आई, हमारे किसान भाइयों की जो फसल खरीदी उसको समय पे लिया गया मिलों के द्वारा। 26 लाख क्विंटल पिछले साल हम लोगों ने ज्यादा पेराया है। और गन्ना किसान मूल्य जो था, जो गन्ने किसानों को पेंडिंग पैसा था, वो 2 महीने के अंदर अंदर सरकार ने क्लियर करके दिया। मई में पेराई सत्र खत्म हुआ था, जुलाई में हमने 15 जुलाई तक हमने सारे पेमेंट क्लियर कर दिए थे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बरेली रोड के एक स्कूल से होते हुए तिकोनिया वाल्मीकि पार्क तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टॉल बनाकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा हल्द्वानी के राजपुरा स्थित वार्ड नंबर 12 से होते हुए गई, जहां की पार्षद राधा देवी और उनके पति और उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र नेताओं ने 1 कुंटल गेंदे के फूलों से शोभा यात्रा का स्वागत किया।
अगली खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में उपवा की दिवाली मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। यहीं से वर्चुअली जुड़कर अन्य जनपदों में पुलिस भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए। साथ ही 18 मेधावी छात्रों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भवनों का बहुत सारे 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है 20% से भी कम, अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काली का अखाड़ा, शिव अखाड़ा, नासिक का बैंड, बग्गी का भारत माता, गणेश काली तांडव, वाल्मीकि डोला, हनुमान की झांकी, वाल्मीकि झांकी, नौ दुर्गा झांकी, राम दरबार, राधा कृष्ण झांकी में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल पुजारी ने वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास के रूप में पुनर्जन्म लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। आपने देखा करके कि वर्ष 2023 में आज ग्रहण काल भी है जो 4:02 पर शास्त्रों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उस कारण से हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें डोले का हम लोगों ने जल्दी स्वागत करके नैनीताल वाल्मीकि मंदिर से प्रस्थान करा आश्रम की ओर, और बाकी हमारी झांकियाँ भी आ रही हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर को उपस्थित हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंगलौर से है, जहां जाट समाज के लिए केंद्र में जाटों के आरक्षण की मांग करने हेतु गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट सम्मेलन का आयोजन से पूर्व अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि जाटों को जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, उसी तर्ज पर केंद्र में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग की है। सम्मेलन के माध्यम से जाट समाज केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण देंगे, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जाटों को केंद्र में आरक्षण दें, अन्यथा जाट समाज भाजपा का विरोध करेगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में एक जाट सम्मेलन होने जा रहा है और हम आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं आज कि इलाके के जाट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना योगदान दें, भागीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के जाट को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इसमें यूपी और उत्तराखंड का पूरा जाट समाज इकट्ठा हो रहा है और स्टेट में हमारे पास आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र में भी हमारे ओबीसी की सूची में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने पहले वायदा किया था हमें और वायदा करके मुकर चुकी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित के साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया गया। 31 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये जो आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री
मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुंचेगा, उनकी शहादत पहुंचेगी और उनके द्वारा जो देश के अंदर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट गंगा तट पर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्म ऋषि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। डॉक्टर दुर्गेश आचार्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिव महापुराण की कथा पावन कथा 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक त्रिवेणी घाट पर आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के चरित्र संस्कार आज के समाज की युवा पीढ़ी के अंदर स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग जो राष्ट्र का महान पुरोधा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन युवाओं को शिव महापुराण कथा के जरिए समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। आज का युवा वर्ग और समाज अपने निजी स्वार्थ तक सीमित रह गया है और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता में ढलता जा रहा है। शिव महापुराण कथा से उन्हें भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी। नित्य नियमित जो है शिव महापुराण की पावन कथा होगी, जिसका उद्देश्य है इस विश्व शांति सद्भावना महायज्ञ का, उमा माहेश्वर याग का मुख्य उद्देश्य है लोगों में जन जागृति लाना। लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो आज विकृतियां आ रही हैं, जो आज समाज अपने ही निजी स्वार्थों तक सीमित होता जा रहा है, पश्चिमी जो संस्कृति हमारी है वो हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारी जो युवा है वो उनका पश्चिमीकरण होता जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड में खेल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने उत्तराखंड के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रतिभाओं का प्रदेश है, उत्तराखंड में प्रतिभाएं छुपी हैं, बस उन्हें निखारने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने में प्राथमिकता निभाई है। साथ ही इस बार एशियन गेम्स भी उत्तराखंड की सरजमी पर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश एक बहुत ही अहम समस्या नशे की समस्या से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए खेल की बेहद ज़रूरत है। नशे से निपटने के लिए खेल एक बड़ा संसाधन बन सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। देखिए, उत्तराखंड में बहुत प्रतिभा है खिलाड़ियों में। उत्तराखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए परफॉर्म करने का, और आज ये मौका युवा मोर्चा के द्वारा उनको दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खेल को प्राथमिकता देते हुए इस देश में आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए, एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड स्थापित किया कि पहली बार हम 100 मेडल पार किए। उसी के साथ साथ मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूं कि नेशनल गेम्स में जो है इस बार उत्तराखंड में है, और उसकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड आज एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो नशे की समस्या है। युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए बच्चों को और हमारे युवा खिलाड़ियों को खेल की तरफ हम लोग को बढ़ाना चाहिए। प्रतिभा बहुत है। आप लक्ष्य सेन को देखिए, आप मनोज सरकार को देखिए, आप ऋषभ पंत जी को देखिए, आप हमारी बहनों को देखिए जिन्होंने हॉकी में परफॉर्म करके दिखाया है। तो प्रतिभा उत्तराखंड में बहुत है, सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय प्रधानमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखरेगी। हल्द्वानी में 3 दिवसीय रंगारंग जोहार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जोहार घाटी के रहने वाले वासिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 सालों से आयोजित कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। इन प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया है। संगीत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बासिंदे इस 2 दिवसीय जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा महोत्सव में जोहार घाटी के हस्तशिल्प कला और वहाँ के उत्पादों के स्टॉल भी महोत्सव में लगाए जाते हैं। उनके मुताबिक जोहार घाटी की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए इस आयोजन को हर वर्ष किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं, वहाँ की पारंपरिक गीतों,
वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे मेन है हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा सोका परिवार है तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जोहार सोका समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है, तो हमारी जो जड़ें हैं हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को जो न्यू जनरेशन है वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कीर्तिनगर से है, जहां टिहरी जिले के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। वाल्मीकि जयंती पर कीर्तिनगर में वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों के बीच विधायक विनोद कंडारी भी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन्हें और उनके साथ पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक द्वारा वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर 4 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं, आप इंग्लिश मूवी देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत है, बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद पर चलने की तरफ। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। कीर्तिनगर नगर पंचायत के अंतर्गत वाल्मीकि समूह का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया, निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपनी तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नागरिकों में धन्यवाद करता हूँ। अगली खबर डोईवाला से है, जहां कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से किए तीखे सवाल। भानियावाला के एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से कई सवाल किए। रखिए, उसमें सीधे सीधे हमारा प्रश्न भी है हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था, आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम
माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक गांव को गोद लेता है और वो उस गांव के गोद की लेने के बाद उसकी आड़ में एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे संघ जी हैं उनके कॉलेज को एक गाड़ी अपने सांसद निधि से देता है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।